होने के एक दिन पहले जब तक वो सरकारी कंपनी रहती है तब तक उसमें रिजर्वेशन लागू रहता है, और जैसे ही वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है वैसे ही रिजर्वेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन देने के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो इससे ये बात सामने आती है, और वो बात सामने ये आती है कि निजीकरण का कार्यक्रम, कंपनियों को बेचने का कार्यक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद ये है कि वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते। इस देश में 90 से निजीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, 2020 का कार्यक्रम नहीं है। निजीकरण का कार्यक्रम 90 से चल रहा है, और निजीकरण कार्यक्रम चलाते चलाते अब 30 साल का समय हो गया है, और इस 30 साल के समय में गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर उसका निजीकरण करने का कार्य चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनियां हैं, उन नवरत्न कंपनियों को बेचने का कार्यक्रम चल रहा है। ये वास्तव में राष्ट्र की संपत्ति है, और राष्ट्र की संपत्ति का मतलब होता है भारत के प्रत्येक प्रजा के अधिकार की संपत्ति, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, किसी प्रधानमंत्री की, किसी सरकार की संपत्ति नहीं होती है। वो संपत्ति देश के प्रत्येक नागरिक की होती है, क्योंकि जब उससे जो फायदा होता है, जब प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट के आधार पर देश के अंदर विकास के बड़े कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जिससे हर नागरिक को फायदा होता है। देश में बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, देश में हॉस्पिटलों का जाल फैलाया जा सकता है, और बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा किया जा सकता है जो राष्ट्र की संपत्ति है, उसका जो प्रॉफिट होता है उसके आधार पर देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का कार्यक्रम किया जा सकता है। मगर जब राष्ट्र की संपत्ति बेची जाती है, बेचने का कार्यक्रम भी औने पौने दाम में होता है, और ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात दिखाई देती है कि राष्ट्र की संपत्ति औने पौने दाम में बेची गई। इतना ही नहीं, उस कंपनी का जो एसेट होता है, वो एसेट की कीमत हजारों करोड़ में होती है, और कंपनी 200-400 करोड़ में बेच दी जाती है। केवल एसेट की कीमत जो है हजारों करोड़ होती है, और 200-400 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में बाल्को की कंपनी थी, उसके साथ ऐसा हुआ, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने इसके पहले दिए हैं, और ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि निजीकरण के दौरान राष्ट्रीय संपत्ति को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, और इसकी वजह से जो निजी कंपनियां हैं, उनके मालिक हैं, उनकी संपत्ति में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। ये बात दिखाई देती है। मगर इसका एक बहुत बड़ा भयंकर पहलू है। वो भयंकर पहलू ये है कि संविधान ने हम लोगों को जो आरक्षण का अधिकार दिया, ये जो आरक्षण का अधिकार दिया, ये आरक्षण का अधिकार ये किसी की रहम नहीं है, दया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता की सरकार, तो जनता की सरकार तभी मानी जा सकती है जब जनता को सरकार चलाने में प्रतिनिधित्व का अधिकार हो, और ये प्रतिनिधित्व का अधिकार रिजर्वेशन के द्वारा प्रशासन में दिया जा रहा था।
जब इन कंपनियों को बेच दिया जाता है, जब पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के कंपनियों को बेच दिया जाता है, तो बेचने के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री वाले लोग, प्राइवेट मालिक उसके मालिक हो जाते हैं। मालिक होने के एक दिन पहले जब तक वो सरकारी कंपनी रहती है तब तक उसमें रिजर्वेशन लागू रहता है, और जैसे ही वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है वैसे ही रिजर्वेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन देने के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो इससे ये बात सामने आती है, और वो बात सामने ये आती है कि निजीकरण का कार्यक्रम, कंपनियों को बेचने का कार्यक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद ये है कि वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, यानी पर्दे के पीछे से, पिछले दरवाजे से ऐसा करना चाहते हैं। डायरेक्ट रिजर्वेशन को समाप्त करने का काम करना खतरनाक है, क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होता है, और हमारे देश में राज्य विधानसभाओं के चुनाव हर साल होते हैं, और लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव जो है हर राज्य में 5 साल के बाद होते हैं। ये सारी बातें होती है। ये इस वजह से जो निर्णय करने वाले लोग हैं उन लोगों को ये करना मुश्किल लगता है रिजर्वेशन का डायरेक्ट विरोध, इसलिए उन्होंने कंपनियों को बेचकर रास्ता निकाला। दूसरा रास्ता उन्होंने आउटसोर्सिंग का निकाला, क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब प्राइवेटाइजेशन है। एजेंसियों को भर्ती करने का अधिकार दिया जाता है, और एजेंसियों को भर्ती करने का अधिकार का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है नहीं, इसलिए आउटसोर्सिंग में भी हमारे लोगों के रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये बात बड़े पैमाने पर सारे देश भर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में हो रही है। सारे देश का काम बढ़ रहा है, क्योंकि जब काम बढ़ेगा तो काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी चाहिए, नौकरियां चाहिए, रिजर्वेशन नौकरियों में देना पड़ता है, और इस वजह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। और काम बढ़ रहा है तो उसको आउटसोर्सिंग के द्वारा, बाहरी एजेंसियों के द्वारा भर्ती करने का कार्यक्रम शुरू किया गया, और बाहरी एजेंसियों को भी उसमें किस तरह का घपला और घोटाला हो रहा है उसका भी एक उदाहरण मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मंत्रालय में वो लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे थे, तो उन्होंने लिफ्ट मैन को पूछा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है? उसने कहा 8,000 रुपया। तो अजीत पवार को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि हम तो आपके लिए 20,000 रुपया देते हैं, तो आपको 8,000 रुपया कैसे मिलता है? कहा कि हमें तो 8 ही मिलता है, आप देते होंगे 20,000, मगर वो पैसा जाता है एजेंसी को, और एजेंसी के बाद जो पैसा जाता है उसमें से उनको 8,000 रुपये में नौकरी करनी पड़ती है, और 12,000 रुपया एजेंसी वाला रखता है, हर महीने 12,000 रुपया। अब ये सरकार को मालूम नहीं है, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? ये तो सारे षड्यंत्र का मामला है। और हमारे पास जानकारी मिली है कि जो एजेंसी वाले लोग हैं वो आधा पैसा अपने लिए रखते हैं, और आधा पैसा चुनाव में पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए चंदे के तौर पर देते हैं। इस तरह से ये सारा का सारा षड्यंत्र देश में चल रहा है।